हम यहां पे स्टडी करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। उसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। एक रॉड है यहाँ पे जो वॉल से अटैच्ड है और यहाँ पे हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगाएंगे तो ऑब्वियसली आपको पता है कि रॉड तो इलोंगेट होगी। अब इस फोर्स को हम थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते जा रहे हैं फोर्स को, राइट। तो स्टूडेंट्स आप सोचो स्ट्रेस और स्ट्रेन का क्या होगा, क्योंकि आप फोर्स बढ़ाते जा रहे हो तो ऑब्वियसली जो स्ट्रेस है वो बढ़ता जाएगा, और क्योंकि फोर्स बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियसली लेंथ भी बढ़ती जाएगी रॉड की, तो इसका मतलब स्ट्रेन जो है वो भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जब ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो जब वो ग्राफ प्लॉट किया जाता है स्टूडेंट्स, तो इस तरह का कुछ ग्राफ मिलता है। आप देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा ग्राफ है ये। वाई एक्सिस पे है स्ट्रेस और एक्स एक्सिस पे है स्ट्रेन। तो अब ये जो ग्राफ है वो ऐसा क्यों आया है और इसकी क्या खास प्रॉपर्टीज है वो हम यहाँ पे स्टडी करना चाहते हैं। इसमें देखो खास करके आप 4 पॉइंट्स पे ध्यान दें इस ग्राफ के। इसको मैं बोल रहा हूँ पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट यू, दिस इज पॉइंट एफ, राइट। इन 4 पॉइंट्स के बीच में आप देखो कि यहाँ से यहाँ तक ग्राफ थोड़ा अलग टाइप का है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ग्राफ अलग टाइप का है, इन दोनों के बीच में अलग टाइप का है, इन दोनों के बीच में अलग टाइप का है। तो यानी कि 4 इंपॉर्टेंट रीजन्स हो गए इस ग्राफ के, ठीक है। तो इन चारों रीजन के बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे हो क्या रहा है। सबसे पहले मैं आपको बी पॉइंट के बारे में बताता हूँ स्टूडेंट्स। बी पॉइंट जो है उसको हम इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट बोलते हैं। नाम आपको याद रखना जरूरी है, और एक बार आप समझ जाएंगे कि हो क्या रहा है यहाँ पे तो नाम अपने आप ही याद हो जाता है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, बी पॉइंट पे क्या हो रहा है। अगर आप रॉड पे थोड़ा सा फोर्स लगाते हो तो रॉड थोड़ी सी इलोंगेट होती है। अब अगर आप फोर्स रिलीज कर देते हो तो क्या होता है, रॉड अपने शेप पे वापस जा सकती है, वापस चली जाती है, राइट। लेकिन अगर आपने ज्यादा फोर्स लगा दिया है तो लेंथ ज्यादा बढ़ जाती है, और इस टाइम पे हो सकता है कि आप फोर्स रिलीज भी कर दो तो रॉड अपने ओरिजिनल लेंथ पे ना जा पाए, राइट। तो बी पॉइंट जो है ना वो इसी से रिलेटेड है। अगर आप इस ग्राफ पे बी पॉइंट से पहले हो, ठीक है, बी पॉइंट से पहले हो तो इसका मतलब है कि रॉड पे से जब आप फोर्स हटा दोगे तो वो अपनी ओरिजिनल लेंथ में चली जाएगी, और बी पॉइंट के बाद चले गए इस ग्राफ में तो इसका मतलब है कि अब आप फोर्स हटा भी दोगे तो रॉड अपनी ओरिजिनल लेंथ में नहीं जा पाएगी। समझ में आ रही बात, बड़ी सिंपल सी बात है, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि बी पॉइंट के पहले रॉड कैसा बिहेवियर शो कर रही है स्टूडेंट्स, इलास्टिक बिहेवियर, राइट। ये टर्म हमने पहले भी देखा था। और बी पॉइंट के बाद रॉड कैसा बिहेवियर शो कर रही है, प्लास्टिक बिहेवियर। तो प्लास्टिक बिहेवियर शो करने का मतलब ही है कि अब वो अपनी ओरिजिनल लेंथ में नहीं जा पा रही है, और इलास्टिक बिहेवियर बोलने का मतलब ये है कि वो अपनी ओरिजिनल लेंथ में जा पा रही है, राइट। इसीलिए बी पॉइंट का नाम भी क्या रखा गया है, इलास्टिक लिमिट। समझ में आ रही बात, तो बी पॉइंट आपको समझ में आया। अब बात करते हैं इस पॉइंट ए की। ए पॉइंट का नाम है हुक्स लिमिट और प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। अब देखो इसका मतलब क्या है, देखो हमने पढ़ा था कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है हुक्स लॉ में पढ़ा था वो प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, याद है आपको। लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं होता है स्टूडेंट्स। जब आप थोड़ा फोर्स लगाते हो इस रॉड पे तो स्ट्रेस भी आता है, स्ट्रेन भी आता है, और दोनों की वैल्यू एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रहती है। लेकिन जब आप ज़्यादा फोर्स लगाना शुरू कर देते हो तो स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं रहते हैं। सो आप देखो यहाँ पे ए पॉइंट तक आप देखो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आया है। स्ट्रेट लाइन आने का मतलब है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन कैसे हैं, प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है। उसके बाद स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा है आपको, ए के बाद तो नहीं दिख रहा ना स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब अब प्रोपोर्शनल नहीं है। समझ में आ रही बात, इसीलिए बोल रहे हैं ए को क्या, हुक्स लिमिट। इस पॉइंट तक ही हुक्स लॉ फॉलो होता है, ए पॉइंट तक ही, उसके बाद फॉलो नहीं होता है। आपको थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा होगा क्योंकि इस चैप्टर में अभी तक हमने सारे क्वेश्चन में हुक्स लॉ लगाया है, तो उसमें यह माना गया था कहीं ना कहीं कि हम ए पॉइंट के पहले थे। क्वेश्चन में बोला नहीं जाता है, सिचुएशन में बोला नहीं जाता है, बट हम ऐसा मान लेते हैं। समझ में आई बात, तो ए पॉइंट का सिग्निफिकेंस समझ में आया, बी पॉइंट का सिग्निफिकेंस समझ में आया, ठीक है। अब बात करना चाहते हैं हम यू की और एफ की। तो देखो यू को हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ और एफ को हम बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। और इन दोनों पॉइंट्स को समझने के लिए हमें एक और चीज़ देखनी पड़ेगी। तो देखो एक टाइप का सब्सटेंस होता है ब्रिटल सब्सटेंस, और दूसरे टाइप का सब्सटेंस होता है डक्टाइल सब्सटेंस। दोनों में क्या अंतर होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे इसका एग्जाम्पल है चारकोल, इसका एग्जाम्पल हो सकता है आयरन। तो सपोज करो आपके पास एक चारकोल की रॉड है इस तरीके से वॉल से अटैच्ड, और यहाँ पर आयरन की रॉड है वॉल से अटैच्ड, ठीक है। इस पे आप फोर्स लगाना शुरू करते हो तो इसकी लेंथ बढ़ती है, इसे ही फोर्स लगाना शुरू करते हो तो इसकी भी लेंथ बढ़ती है। लेकिन स्टूडेंट्स आप सोचो कि अगर आप फोर्स लगाते ही जाओगे, लगाते ही जाओगे, लगाते ही जाओगे, तो क्या लेंथ हमेशा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी? नहीं, कभी ना कभी रॉड जो है वो टूट सकती है, ये वाली भी और ये वाली भी, ठीक। तो दोनों के टूटने के स्टाइल में, मतलब ब्रिटल सब्सटेंस के टूटने के स्टाइल में और डक्टाइल सब्सटेंस के टूटने के स्टाइल में, जब फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है तब डिफरेंस होता है।
क्या डिफरेंस होता है वही हम देखना चाहते हैं। देखो यहां पे ये इलोंगेट होता जाता है, फोर्स बढ़ाते हो तो फिर अचानक से बीच से कहीं से टूट जाता है। समझ में आई बात? अचानक से बीच से कहीं से भी टूट जाएगा। ये जब टूटता है तो चिंगम की तरह खींच के टूटता है थोड़ा। देखो अभी समझ में आ जाएगी आपको बात। आप इसे फोर्स लगाते हुए लंबा होता जाता है, लेकिन जब फोर्स बहुत बढ़ गया है तो बीच में कहीं से पतला होना शुरू होगा। ठीक है, पतला होना शुरू होगा और पतला होगा और पतला होगा और होता है, फिर फाइनली अलग हो जाएगा। समझ में आई बात? तो डक्टाइल सब्सटेंस इस तरह से टूटते हैं और ब्रिटल इस तरह से टूटते हैं। तो इसमें आप देखो पहले ऐसा सीन था, जब टूटता है तो बीच में कहीं से अचानक से इस तरह से टूट जाता है। ठीक है, इसमें पहले बीच में नैरो होना शुरू होता है, फिर और नैरो होता है, फिर बिल्कुल अलग हो जाता है। समझ में आई बात आपको? तो ऐसे सब्सटेंसेस का स्टूडेंट्स ये वाला जो ग्राफ होता है उसमें देखो U के बाद आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि हालांकि मैंने जेनरिक ग्राफ एक ऐसा बनाया है, बट ब्रिटल सब्सटेंसेस के लिए जो ग्राफ होता है उसमें U के बाद आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। U जो है वो है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो U जो है वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे अचानक से ये जो रॉड है वो टूट जाती है। ठीक है, आप फोर्स लगा रहे थे, बढ़ा रहे थे, और अचानक से एक जगह पे आके वो टूट जाती है। तो U वही पॉइंट है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। समझ में आई बात आपको? लेकिन स्टूडेंट्स ये जो सब्सटेंस है उसका ग्राफ इस तरह से दिखता है जिसमें U दिखेगा आपको और बाद में F भी दिखेगा। तो स्टूडेंट्स U वो पॉइंट है जहां पर टूटने का प्रोसेस शुरू हो गया है। ठीक है, टूटने का प्रोसेस यहां पे शुरू हो गया, और F वो पॉइंट है ये वाला जहां पे पूरा का पूरा टूट चुका है, दो पार्ट में रॉड बढ़ चुकी है। समझ में आई बात? तो U इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ जहां पे वो टूटना शुरू कर रहा है, और F फ्रैक्चर पॉइंट वो है जहां पे वो पूरी तरह से अलग हो गया है। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रिटल सब्सटेंसेस के लिए ग्राफ थोड़ा अलग दिखता है और डक्टाइल के लिए अलग। ये जनरल फॉर्म है ग्राफ का। ठीक है, आप बोल सकते हो कि इस केस में U और F इतने पास हैं कि उनमें डिफरेंस पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा भी बोल सकते हो। समझ में आ रही बात? राइट। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको ये ग्राफ तो समझ में आ ही गया होगा, ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। अगर आपको समझ में आ गया तो नाम भी आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। अब देखो दुनिया में बहुत अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं। अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस के साथ जब आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो ग्राफ में थोड़ा वेरिएशन मिल सकता है। जैसे मैंने आपको दो वेरिएशन यहाँ पे बताए। जैसे स्टूडेंट्स बात करते हैं रबर की, रबर। ठीक है, तो रबर बैंड तो क्या होता है आपको पता ही है स्टूडेंट्स, रबर बैंड। ठीक है, तो रबर बैंड की खास प्रॉपर्टी होती है कि बड़ा ज़्यादा इलोंगेट कर सकते हो आप उसको, और दूसरा वो मेनली इलास्टिक बिहेवियर ही शो करता है। आपने देखा होगा कि रबर बैंड जो है उसको जब भी आप छोड़ दोगे तो अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाता है। ऐसा थोड़ी कि एक बार फोर्स ला के लंबा किया तो लंबा ही रह गया, ऐसा तो होता नहीं है। तो रबर बैंड जो है वो इलास्टिक बिहेवियर ही ज़्यादा शो करता है। तो उसमें ग्राफ में क्या चेंज आएगा आप मुझे बताओ। सोचो ये ग्राफ में क्या चेंज आएगा उसका ग्राफ बनाएंगे तो। देखो उसमें इलास्टिक बिहेवियर ही ज़्यादा होता है, तो ये पॉइंट B और U उसके बीच में ना बहुत कम गैप होता है जब रबर का ग्राफ बनता है। ठीक है, ये वाला पार्ट ना के बराबर ही होता है। राइट। ऐसे और भी सब्सटेंसेज होते हैं, जैसे हमारे बॉडी में कुछ टिश्यूज़ भी होते हैं। जैसे देखो चिक में जो टिश्यूज़ होता है वो भी रबर की तरह ही होता है। ठीक है, देखो होता है ना, आप देखो रबर की तरह आप खींच सकते हो इसको। राइट। तो ऐसे जो सब्सटेंसेज होते हैं इनके लिए नाम है, उनको बोलते हैं इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स आर सब्सटेंसेज विच कैन बी स्ट्रेच्ड बाय अ लार्ज अमाउंट। समझ में आई बात? तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स। राइट।